फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल यार एक्टिव स्टडी। मैं हर्ष मित्तल। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 5 द फंडामेंटल लिटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 पार्ट कर चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हो। पार्ट 2 में हमने यहाँ पे 5.2 करा था कि सेल कैसे बनते हैं और सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का होता है। पार्ट 3 में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट चीज़ है यहाँ पे सेल वॉल, सेकेंड है न्यूक्लियस और थर्ड है साइटोप्लाज्म। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 5.2.2 सेल वॉल से। Plant cell in addition to the plasma membrane have another rigid outer covering called the cell wall। देखो, आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। जैसे सेल है, सेल की इस वाली लेयर को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। और ऐसी होता है सेल वॉल। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की साइड होती है। और जो सेल वॉल है ना, ये बहुत ही कम ऐसा नहीं है कि सेल वॉल हर सेल में होती है, कुछ कुछ सेल में ही आपको सेल वॉल मिलेगी, जैसे कि प्लांट सेल, ठीक है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर हमें सेल वॉल मिलती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ सेल्यूलोज। और जो ये सेल वॉल है, प्लांट की जो सेल वॉल है, ये सेल्यूलोज से बनी होती है। और जो सेल्यूलोज है, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, एक तरह का कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस है, जो कि प्लांट सेल को एक तरह की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ से मतलब एक मजबूती। अब मान लो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पे एक और लेयर आ गई, तो जो सेल मजबूत हो जाएगा। और वैसे भी प्लाज्मा जो सेल्यूलोज है ना, जो सेल वॉल है, ये तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, तो ये यहाँ पे किसी भी सेल को मजबूती प्रोवाइड करती है। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। देखो, जैसे कि कोई लिविंग प्लांट सेल है और जब वो यहाँ पे वाटर को लूजिस कर रहा है ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, तो उसके अंदर एक तरीके की श्रिंकरेज होगी, मतलब वो सुकड़ जाएगा और उसके अंदर की जितने भी कंटेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स, जो भी सब्सटेंस है, वो सब सेल वॉल से दूर चले जाएंगे। और ऐसे ही फिनोमेना को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का फॉर्मूला अब हम एक्टिविटी 5.6 से समझेंगे। इसके अंदर हमें जो लीफ है, लीफ की पतली सी लेयर लेनी है, जैसे हमने ऑनियन की ली थी, और उसको वाटर में रख लो और उसके बाद हाई पावर के माइक्रोस्कोप से उसे एग्जामिन करो, तो आप उसके अंदर क्या दिखोगे, स्मॉल ग्रीन ग्रैनुअल्स। आपको उसके अंदर स्मॉल ग्रीन ग्रैनुअल्स दिखेंगे, जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफी। तो मेनली आपको उसके अंदर क्लोरोफी दिखेगी। वो क्लोरोफी जब उसके अंदर आप देख लोगे, उसके बाद उसके ऊपर, ठीक है, जो हमने बनाया है ना, जो लीफ है, इसके ऊपर शुगर और साल्ट का एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन डाल देना, ठीक है। शुगर और साल्ट का एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन डाल देना, तो आप क्या देखोगे, इसके अंदर प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मतलब ये सुकड़ना शुरू हो जाएगा, जैसे कॉम्पोनेंट है वो दूध चाय शुरू हो जाएंगे, तो इसके अंदर प्लाज्मोलाइसिस का फॉर्मूला आप देख पाओगे, ठीक है, प्रोसेस देख पाओगे। ऐसी सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में आपको लीव की पतली सी लेयर लेनी है और उसको बॉइलिंग वाटर में डालना है। वहाँ पे सिंपल वाटर था, यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है। बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद आप 2 मिनट के लिए रुक जाना। 2 मिनट बाद आप क्या देखोगे, उसके अंदर जो उसके अंदर आपने सेल डाला था ना, जो आपने लीव डाली थी, वो यहाँ पे डेड हो जाएगी। एक तरह का वो डेड सेल बन जाएगा। और डेड सेल के ऊपर आप शुगर और साल्ट का एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन डाल देना, जैसे यहाँ पे डाला था, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी डाल देना। तो जब उसके ऊपर शुगर और साल्ट का एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन डाल दोगे, उसके बाद उसे माइक्रोस्कोप की मदद से देखोगे, तो आपको उसके अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा। उसके अंदर कोई भी प्लाज्मोलाइसिस का फॉर्मूला वहाँ पे अकर नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो तो सेल मर चुका है, वो तो एक तरह का डेड सेल है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। देखो, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटीज वाली एक्टिविटीज हमने क्या सीखा, इट अपीयर डेट ओनली लिविंग सेल, सिर्फ लिविंग सेल वाटर को एब्जॉर्व करते हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, डेड सेल नहीं करते कुछ भी, ठीक है। Cell wall permit the cell of plant, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without rusting। आपको पता है ना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किस तरह का होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा होता है और सॉलिड कम होता है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। देखो, जैसे कि यहाँ पे सेल वॉल जो है ना, जैसे कि ये है आपका सेल और यहाँ पे बीच में है न्यूक्लियस, ठीक है, सॉरी, ये न्यूक्लियस है और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है सेल वॉल। तो क्या होता है यहाँ पे, जब यहाँ पे आप इसको किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे, तो वाटर भरना शुरू हो जाएगा इसके अंदर, है ना भाई। इसके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट से मतलब वाटर ज़्यादा है इसके अंदर, तो इसके अंदर वाटर भरना शुरू हो जाएगा। और जब इसके अंदर वाटर भरना शुरू हो जाएगा, तो ये ब्रस्ट हो जाएगा, मतलब फट जाएगा। पर जिन सेल के पास सेल वॉल होती है, वे वाले सेल ब्रस्ट नहीं होते, क्योंकि जो सेल वॉल है वो एक तरह का रिजिड सब्सटेंस है ना, तो वो यहाँ पे ब्रस्ट नहीं होते, है ना, क्योंकि सेल वॉल मजबूती देता है। और जिनके पास यहाँ पे सेल वॉल नहीं होगी, वो यहाँ पे ब्रस्ट हो जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे लिखी है ना। देखो, ये लिखा है द वॉल एक्सर्ट बाय इक्वल प्रेशर, दोनों ही तरफ से इक्वल प्रेशर आएगा। अब यहाँ से वाटर जा रहा है और जो ये सेल वॉल है, और ये भी अंदर को प्रेशर लगाएगी और वाटर बाहर को प्रेशर लगाएगा। वाटर लगाएगा जिससे फट जाए और सेल वॉल इसलिए लगाएगी जिससे वो ना फटे, ठीक है।
Because of their wall, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cell. अब एनिमल जो प्लांट सेल है ना, वो एनिमल सेल से ज़्यादा देर टिकेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है और एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन निकल के आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्लांट सेल। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप इसमें दो पॉइंट लिख सकते हो, प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल। प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। फर्स्ट पॉइंट तो ये लिख लेना, प्लांट सेल जो है वो ब्रस्ट हो जाएंगे, प्लांट सेल जो है वो ब्रस्ट नहीं होंगे और एनिमल सेल ब्रस्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्लांट सेल के पास सेल वॉल है और एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप प्लांट सेल एनिमल सेल का एक एक डिफ्रेंशिएट यहाँ से लिख सकते हो। अब यहाँ पे हम करते हैं 5.2.3 न्यूक्लियस। हमने ऊपर ऑनियन पील की एक्टिविटी करी है, उसके अंदर हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला था ऑनियन पील के ऊपर। ऐसा हमने क्यों किया था? और अगर हम उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन ना डालते तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? ठीक, ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, व्हाट इज द डिफरेंस इज। देखो इसका क्या डिफरेंस है, इसका आंसर क्या निकल के आता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। इसका आंसर ये निकल के आएगा, अगर हम ऑनियन पील के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन नहीं डालते तो हमें माइक्रोस्कोप से जब उसके अंदर देखते तो हमें उसके अंदर कुछ भी नहीं दिखता। हमें पता चल गया था ना कि ऑनियन पील के अंदर किस तरह के सेल होते हैं, तो हमें वो चीज़ नहीं पता चलती। और हमने उसके अंदर कलर डाल दिया, आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया, तो हमें पता चल गया कि ऑनियन पील के अंदर किस किस तरह से सेल है, किस किस तरह से न्यूक्लियस है। तो आयोडीन सॉल्यूशन तो हमने इसलिए डाला था। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर हम मान लो अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन डाल भी देते हैं तो जो ऑनियन पील के सेल हैं उनके पास सब जितने भी सेल हैं सबके पास एक तरह का कलर पहुंचेगा। ऐसा होगा कि किसी के पास ना ज़्यादा किसी के पास ना कम, सबके पास इक्वल कलर पहुंचेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सभी सेलों के पास अलग अलग रीजन होता है और अलग अलग रीजन का अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। इसलिए किसी सेल के पास डार्क और किसी सेल के पास लाइट। और हम यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन की जगह सैफरन सॉल्यूशन और मिथिलियन ब्लू सॉल्यूशन को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, न्यूक्लियर हैज़ अ डबल लेयर सेल लेयर कवरिंग। जो न्यूक्लियस है उसके पास डबल लेयर कवरिंग होती है जिसको हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है उसके पास पोर्स होता है। देखो जैसे कि आपका न्यूक्लियस है और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे गोल गोल से ना पोर्स होता है, देखो इस तरीके, जो कि न्यूक्लियस के अंदर का जो सब्सटेंस है उसको बाहर जाने में हेल्प करता है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, साइटोप्लाज्म में जाने के लिए हेल्प करता है। साइटोप्लाज्म से मतलब न्यूक्लियस का जो बाहर वाला पार्ट है ना उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, है ना, बाहर जाने में हेल्प करते हैं। साइटोप्लाज्म के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे 5.2.4 में। तो न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोजोम्स, न्यूक्लियस के पास क्रोमोजोम्स होते हैं। क्रोमोजोम्स रोड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन जो जो देखो न्यूक्लियस के पास ना क्रोमोजोम्स होता है, पर क्रोमोजोम्स जब भी आता है न्यूक्लियस के अंदर जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है जब भी क्रोमोजोम्स न्यूक्लियस के अंदर आते हैं। रोड शेप स्ट्रक्चर, रोड होती है ना, रोड, इस तरह के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो जाता है। क्रोमोजोम्स के पास यहाँ पे डीएनए होता है। डीएनए के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है और डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सराइब न्यूक्लियस एसिड। देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम्स, और क्रोमोजोम्स के पास होता है डीएनए। डीएनए के पास उस वाले न्यूक्लियस की, उस वाले सेल की सारी इंफॉर्मेशन रहती है। अब आपने देखा होगा यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो बना होता है वो डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है और डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन। और जो डीएनए की मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। सेल को बनाने के लिए, सेल के अंदर क्या क्या चल रहा है, सेल को डिवाइड करने के लिए, सबके लिए डीएनए की इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और डीएनए का जो फंक्शन सेगमेंट होता है ना उसे हम जीन्स कहते हैं, ठीक है, जेन्स कहते हैं। In a cell which is not dividing, the DNA is present as a part of a chromatin material। और जो सेल यहाँ पे अपने आप को डिवाइड नहीं कर रहा उसके अंदर क्या होता है, मान लो अगर कोई सेल है और वो अपने आप को यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहा तो उसके अंदर जो डीएनए ना ये क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में पहुंच जाता है। ठीक है, और क्या करता है वहाँ पे, एंगलेटेड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर थ्रेड है ना, उलझे हुए जो धागे होते हैं ना उस तरह के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो जाता है और वहाँ पे सेल को डिवाइड करवाता है। देखो जैसे कि यहाँ पे सेल है और एक सेल ये है, ठीक है। अब जो ये वाला सेल है, ये जो दूसरा वाला सेल है हमारा सेकंड सेल, इस वाले सेल को फर्स्ट वाले सेल ने बनाया है। तो जो ये वाला सेल है इसके पास, जैसे इस वाले सेल में मान लो यहाँ पे इसके जो सेल के थे हेयर थे, मान लो इस सेल के जो हेयर थे, तो देखो मेनली क्या होता है, आपने सुना होगा जैसे जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स से उनकी शक्ल मिलती है, हेयर कलर मिलता है, आई कलर मिलता है। ऐसा क्यों होता है, डीएनए की वजह से। डीएनए ही सब कुछ होता है, क्योंकि डीएनए ना जब सेल यहाँ पे डिवाइड होने वाला होता है तो डीएनए ही दूसरे सेल में चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कलर है ना ऐसे मैच कर पाते हैं अपने पेरेंट्स से।
Whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized into chromosomes. जब भी सेल डिवाइड होने वाला होता है तो जो क्रोमेटिन मटीरियल है ये ऑर्गेनाइज करता है क्रोमोसोम्स में, ठीक है। The nuclear play a central role in cellular reproduction, the process by which a single cell divide and form two new cells. जो न्यूक्लियस है ये सेंट्रल रोल में एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है सेल्यूलर रिप्रोडक्शन का। देखो यहाँ पे एक तरह का रिप्रोडक्शन है जिसका नाम है सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे सेंट्रल रोल प्ले करता है। मतलब इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है ना वो हमेशा एक से दो सेल को यहाँ पे फॉर्म करता है। इट ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल अलोंग विद द एनवायरमेंट एंड डिटरमाइन द वे ऑफ द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म। देखो जो भी सेल के अंदर देखो इस वाले सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में सेल के अंदर जो भी चीज़ चल रही है, सेल के अंदर जो भी चल रहा है सब कुछ न्यूक्लियस संभालता है। सब कुछ सेल के अंदर क्या डेवलप हो रहा है, सेल को किस हिसाब से न्यूट्रिशन चाहिए, सेल का जो एनवायरनमेंट है बाहर का एनवायरनमेंट है उससे सेल किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा, सब कुछ न्यूक्लियस देखता है। इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे कि बैक्टीरिया जो न्यूक्लियर रीजन है वहाँ पे पुअरली डिफाइन करता है। बैक्टीरिया के अंदर ना न्यूक्लियर रीजन होता नहीं है ना। बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियर है ना उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पे सच एज अनडिफाइंड न्यूक्लियर, तो हम उसको क्या कहेंगे अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। जिसके पास न्यूक्लियर रीजन नहीं होती उसे हम कहते हैं अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। और जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है उसके पास सिर्फ एक न्यूक्लियर एसिड होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उसे हम कहेंगे प्रोकैरियोट्स, और जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसे हम कहेंगे यूकैरियोट्स। ठीक है, याद रखना, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उन्हें हम कहेंगे प्रोकैरियोट्स, और जिन न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उन्हें हम कहेंगे यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स इन प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। देखो यहाँ पे एक नई चीज़ लिखी है कि अगर हम यहाँ पे देखें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स को, तो जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं ये आपको यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे, और जो कि आपको यहाँ पर किस में नहीं मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। साइटोप्लाज्मिक बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल में आप नहीं देख पाओगे, और जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर आप यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स को देख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी है आगे। Many of the function of such organelles are also performed by poorly organized part of the cytoplasm। अब देखो जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है उनके अंदर क्या नहीं है, साइटोप्लाज्मिक नहीं है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल नहीं है, तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स का काम कौन करते हैं, पुअरली ऑर्गेनाइज पार्ट, साइटोप्लाज्म के पुअरली ऑर्गेनाइज पार्ट करते हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक का काम। ठीक है, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन वेसल्स, जिसको हम बैक लाइक स्ट्रक्चर बट विथ प्लास्टिड एज इज यूकैरियोटिक सेल। देखो इस वाले स्ट्रक्चर समझ जाओ, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये यहाँ पे है प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोटिक सेल है ये। और प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा है, बैक्टीरिया सेल है ये, बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया के अंदर ये होता है न्यूक्लियर, ये होता है राइबोसोम्स, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेल वॉल। देखो ये धागे से है ना, तो ये कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर है। तो इस ऐसे ही सेल्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं 5.2.4 साइटोप्लाज्म। When we look at a temporary mount of onion peel as well as human cheek cell, we can see a large region of each cell enclosed by a cell membrane। अगर हम यहाँ पे ह्यूमन चीक सेल या फिर ओनियन पील को देखें तो हमें जो उसका सेल मेम्ब्रेन होगा ना ओनियन पील का या फिर ह्यूमन चीक सेल के जो सेल मेम्ब्रेन होंगे उसके अंदर हमें एक लार्ज रीजन दिखेगा, और दिस रीजन टेक अ वेरी लिटिल स्टेन। और जो सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनका जो रीजन होगा ना वो बहुत ही कम स्टेन के साथ होगा, और इसी चीज़ को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब समझते हैं साइटोप्लाज्म होता क्या है। देखो दा से लेके सेल तक आपको यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिफाइन दिख जाएगा। देखो जैसे कि द साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट आल्सो कंटेन मैनी स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स। देखो जो आपका यहाँ पे सेल है ना, सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इस वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे फ्लूइड लिक्विड सब्सटेंस होता है, और उसको ही हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के पास साइटोप्लाज्म कंटेन्स करता है, वो अपने पास रखता है काफ़ी सारे स्पेशल सेल ऑर्गेनल। ईच ऑफ दिस ऑर्गन परफॉर्म इज अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर दिस सेल। और जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म के पास सेल ऑर्गेनल्स है ना, ये एक तरह का स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है उस वाले सेल के लिए जिस सेल में ये है। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ। सेल ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक बिसाइड द एब्सेंस ऑफ अ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। देखो ये सेल जो मैंने पढ़ी ना, सेल ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, मान लो सेल है और सेल के अंदर यहाँ पे ऑर्गेनल्स हैं जिसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। इनके बाहर भी एक तरह की मेम्ब्रेन होती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, इसी तरीके से सेल के जो ऑर्गेनल्स होता है उनके बाहर भी एक तरह की मेम्ब्रेन होती है। और प्रोकैरियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ अ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर आल्सो एब्सेंट। हमें पता है जो प्रोकैरियोट सेल होता है उनके अंदर न्यूक्लियर रीजन नहीं होती, डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन उनके अंदर नहीं होती। पर यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि प्रोकैरियोट में नहीं होती। क्या है वो चीज़? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स के बाहर हमने यहाँ पढ़ा ना कि सेल ऑर्गेनल्स के बाहर मेम्ब्रेन होती है, पर प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती। और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती है, ऊपर पढ़ा है, और यहाँ पे सेल के बाहर मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में तो होती है पर प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। ठीक है। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इल्यूस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ वायरस। हम यहाँ पे सेल के लिए मेम्ब्रेन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ हम वायरस के एग्जाम्पल समझ सकते हैं। वायरस लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हैंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी एंड यूज इट सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। देखो जो यहाँ पे वायरस है ना, अगर आप वायरस लैक एनी मेम्ब्रेन, वायरस किसी भी मेम्ब्रेन को लेक कर सकता है, हैंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स। जब वायरस किसी चीज़ में घुस जाता है तो हमें लगता है कि वायरस एक तरह का डेड सेल है, क्योंकि वो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता, तो हमें लगता है जो वायरस है वो एक तरह का डेड सेल है। पर अगर वायरस किसी लिविंग बॉडी में आ जाता है ना, किसी लिविंग बॉडी में अगर वायरस घुस जाता है तो वो क्या करता है, उसकी सेल मशीनरी को यूज़ करता है, मल्टीप्लाई, अपने आप को बढ़ाता रहता है ना, मल्टीप्लाई करता रहता है। तो हमें एक बार को क्या लगने लग जाता है कि जो वायरस है वो एक तरह का लिविंग सेल है। तो इससे हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन है, जो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पे सेल के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे देखा कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। सेकंड चीज़ हमने यहाँ पढ़ी थी कि न्यूक्लियस किस तरह होता है, सेल वॉल किस तरह होता है। तो ये तीनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में बस नहीं, मिलता है पार्ट 4 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।